हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद बिंग पहाड़ी में। दोस्तों, आपको 9 जून को एग्ज़ाम है, 9 जून को आबकारी का। तो दोस्तों, आपने अच्छे से तैयारी कर ली होगी। दोस्तों, रिवीजन कर रहे होंगे लास्ट टाइम पे। तो रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लास्ट टाइम पे जब एग्ज़ाम का 1 महीना रहता है, 1 महीने से कम का समय रहता है, तो इस टाइम पे जितना रिवीजन कर सकते हो पुरानी चीज़ों को उतना रिवाइज कीजिए दोस्तों। ज़्यादा एडवांस पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। यहाँ पर बेसिक अपना क्लियर कर दीजिए। ज़्यादातर प्रश्न बेसिक से ही फंसते हैं दोस्तों। अगर बेसिक हिला हुआ है तो दोस्तों, जहाँ पर सारे लोग उस प्रश्न को सही करेंगे, आप उसको गलत करके आएंगे तो दोस्तों आप कट ऑफ से काफ़ी नीचे आ जाएंगे दोस्तों। तो आपको यहाँ पर रिवीजन करना है लास्ट टाइम पे और प्रैक्टिस सेट मारने है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना आपने पढ़ लिया है उसी को यूटिलाइज़ करना है दोस्तों। और उत्तराखंड करंट अफेयर ज़्यादातर यूके ट्रिपल एस नहीं पूछता है दोस्तों। यूके ट्रिपल एस 1 या 2 या 3 से प्रश्न पूछता है दोस्तों। वो भी रैंडम कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी नहीं पूछता है दोस्तों। और पुराना करंट अफेयर ज़्यादा पूछता है, 1 साल पुराना, 2 साल पुराना, जो समसामयिकी हो गया है दोस्तों। जो समसामयिकी घटनाएं होती है उनको यूके ट्रिपल एस ज़्यादा उठाता है वहाँ से क्वेश्चनों को। तो यहाँ पर जितने भी मैं 2 वीडियो करा दिए दोस्तों पहले, वो भी समसामयिकी से है। कुछ जो परीक्षा वाणी के पीछे समसामयिकी वाला पार्ट है और कुछ और मैंने और वहाँ पे ऐड कर रखा है। और एक तीसरी क्लास होगी दोस्तों, और इसके बाद एक और क्लास आएगी जब तक आपका एग्ज़ाम होता है। तो दोस्तों, इन 4 क्लासों से ही प्रश्न फंसने की संभावना रहेगी। तो दोस्तों, आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर जितनी भी क्लासें दे रहा हूँ मैं, तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं आपका। पढ़ते हैं यहाँ पर पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है दोस्तों, पर्यटन क्षेत्र में उत्तराखंड गोवा समझौता कब हुआ? तो दोस्तों, पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और रोहन खौटे, जो रोहन खौटे है दोस्तों, कहाँ के मुख्यमंत्री? गोवा के मुख्यमंत्री है रोहन खौटे। तो इनके बीच एक समझौता हुआ था पर्यटक सुविधाओं के विकास के लिए। तो दोस्तों, इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था इस चीज़ को लेकर। तो ये कब हुआ था दोस्तों? पहला ऑप्शन है 23 मई 2023, दूसरा है 23 जून 2023, तीसरा है यहाँ पर 22 मार्च 2024 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 मई 2023 को ही यह बैठक हुई थी दोस्तों। तो आपको अच्छे से याद रख लेना है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर दूसरे प्रश्न की ओर। श्री अन्न महोत्सव 2023 शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो कहाँ से किया गया दोस्तों इसका शुभारंभ अन्न महोत्सव का? पहला ऑप्शन है काशीपुर, दूसरा है देहरादून, तीसरा है मसूरी और चौथा है अल्मोड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून से ही इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों। और देहरादून में भी कहाँ दोस्तों? अगर ज़्यादा डेप्थ में जाता है एग्जामिनर तो हाथीबड़कला दोस्तों, हाथीबड़कला में सर्वे स्टेडियम से इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों। वहाँ पे एक सर्वे स्टेडियम है, जो देहरादून में रहते होंगे उनको पता होगा। तो सर्वे स्टेडियम हाथीबड़कला से ही इसकी शुरुआत की गई थी। तो आपको ये भी याद रखना है। और दोस्तों, मिलेट ईयर कब मनाया गया दोस्तों? तो केंद्र सरकार के द्वारा 2023 को ही मिलेट वर्ष के रूप में, जो मोटा अनाज है दोस्तों, उसको 2023 मिलेट वर्ष घोषित किया गया। तो आपको ये भी याद रखना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर तीसरे प्रश्न की ओर। सल्टिया मेला किस मेले से संबंधित है? तो दोस्तों, सल्टिया मेला कहाँ लगता है? तो सल्टिया मेला लगता है दोस्तों अल्मोड़ा में। और अब बताना है दोस्तों आपको कि अब आपको इजी हो गया बताने के लिए कि किस मेले से संबंधित है। मासी मेला, बैकुंठ चतुर्दशी मेला, तीसरा है बसंत बुरांस मेला और चौथा है यहाँ पर उत्तरायणी मेला। तो दोस्तों, अगर आपको मेलों पे अच्छी पकड़ है दोस्तों आपकी यहाँ पर, तो आप बता सकते हो इसका आंसर कि कौन सा हो जाएगा। तो मासी मेला कहाँ लगता है दोस्तों? तो यही लगता है दोस्तों अल्मोड़ा में। अब देख लेते हैं दोस्तों, बैकुंठ चतुर्दशी मेला कहाँ लगता है? ये लगता है श्रीनगर में। और क्यों फेमस है दोस्तों ये वाला मेला बैकुंठ चतुर्दशी? तो इसमें रात भर घाट पे दिए जलाकर पुत्र प्राप्ति की कामना की जाती है दोस्तों। कौन से मेले में? बैकुंठ चतुर्दशी मेला, जो कि कमलेश्वर मंदिर में लगता है। और कमलेश्वर मंदिर किसको समर्पित है दोस्तों? तो ये भगवान शिव को समर्पित है कमलेश्वर मंदिर, जो श्रीनगर का है। तो आपको अच्छे से याद रख लेना है जितना भी मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ आपको। और बसंत बुरांस मेला कहाँ लगता है दोस्तों? ये भी चमोली में लगता है। और उत्तरायणी मेला कहाँ लगता है दोस्तों? तो सरयू और गोमती नदी के संगम पर बागेश्वर में लगता है दोस्तों उत्तरायणी का मेला। तो मैंने आपको चारों मेले यहाँ पर बता दिए हैं दोस्तों। अब देख लेते हैं सल्टिया मेला किस मेले से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, को मासी मेला या सोमनाथ मेला भी कहा जाता है दोस्तों। तो सोमनाथ मेला कहाँ लगता है दोस्तों? जो सोमनाथ मेला में क्या होता है दोस्तों? इसमें पशु व्यापार होता था दोस्तों पहले के टाइम पे। तो सोमनाथ मेला
इसीलिए फेमस है दोस्तों अल्मोड़ा का सोमनाथ मेला। सल्टिया मेला भी इसी से संबंधित है दोस्तों, तो आपको ये अच्छे से याद रख लेना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर चौथे प्रश्न की ओर। चौथा है दोस्तों, राज्य के किस मंदिर को राष्ट्र स्मारक घोषित किया गया। दोस्तों यहाँ पहला है रुद्रनाथ, दूसरा है तुंगनाथ, तीसरा है नरसिंह मंदिर और चौथा है बद्रीनाथ। तो दोस्तों राष्ट्र स्मारक किसको घोषित किया गया था हाल ही में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तुंगनाथ दोस्तों, जो तृतीय केदार के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तृतीय केदार, अगर ऑप्शन में ऐसा आएगा कि तृतीय केदार के नाम से किस केदार को जाना जाता है, तो ये तुंगनाथ को जाना जाता है दोस्तों। पहला केदार हो गया दोस्तों आपको जो केदारनाथ है, जो मुख्य मंदिर है, उसके बाद हो गया मदमहेश्वर, और उसके बाद हो गया तुंगनाथ, उसके बाद चौथा हो गया रुद्रनाथ, और पांचवा हो गया कल्पेश्वर, जिसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं। वो कौन सा है दोस्तों, वो है कल्पेश्वर। अब देख लेते हैं दोस्तों, जब यहाँ पर प्रश्न आ ही गया है तो थोड़ा देख लेते हैं पंच केदारों को। तो जो पहला केदार है दोस्तों केदारनाथ में ही है, और मदमहेश्वर, तो मदमहेश्वर है दोस्तों जो उसकी शीतकालीन पूजा कहाँ होती है दोस्तों, उसकी होती है ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में। और जो केदारनाथ है इन दोनों की पूजा कहाँ होती है, ओंकारेश्वर उखीमठ में होती है दोस्तों। और जो तुंगनाथ है दोस्तों, इसकी तुंगनाथ की शीतकालीन पूजा कहाँ होती है दोस्तों, जब बर्फ पड़ जाती है यहाँ पर, तो इसकी पूजा होती है दोस्तों मक्कू मठ में, मक्कू मठ में होती है दोस्तों इसकी पूजा। और रुद्रनाथ जो मंदिर है दोस्तों, उसकी शीतकालीन पूजा कहाँ होती है दोस्तों, तो ये होती है गोपीनाथ मंदिर चमोली में दोस्तों, गोपेश्वर में है जो गोपीनाथ मंदिर, वहाँ होती है दोस्तों इसकी पूजा। और जो कल्पेश्वर है, इसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं दोस्तों कल्पेश्वर के। तो आपको सारे यहाँ पर फैक्ट बता दिए हैं दोस्तों मैंने दोस्तों। और जो नरसिंह मंदिर है दोस्तों, इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, ये बसंत देव ने कराया था दोस्तों। बसंत देव जो कत्यूरी राजवंश का संस्थापक माना जाता है दोस्तों, बसंत देव, इन्होंने ही नरसिंह मंदिर का निर्माण किया था दोस्तों, जो कि चमोली में है। और नरसिंह मंदिर क्यों फेमस है दोस्तों, तो ये भगवान बद्री विशाल का शीतकालीन आवास स्थल है दोस्तों, बद्री विशाल का शीतकालीन आवास है नरसिंह मंदिर, तो ये भी आपको याद रखना है। और बद्रीनाथ नर और नारायण पर्वतों के मध्य क्या है, बद्रीनाथ मंदिर है दोस्तों। तो सारे फैक्ट बता दिए हैं आपको। और ये है तुंगनाथ, इसका राइट आंसर, एक सेकंड इसको हटा लेता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा तुंगनाथ। तो तुंगनाथ की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है दोस्तों, तो ये है 3680, और ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है दोस्तों, कौन, तुंगनाथ मंदिर। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर पांचवें प्रश्न की ओर। राज्य में फ्रेश फेस ऑफ बॉलीवुड अवार्ड किसे मिला। पहला है दिव्या नेगी, दूसरा है पूजा बिष्ट, तीसरा है आरुषि निशंक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किसको मिला था, तो में भाषण किसने दिया था, वो दिया था टिहरी की दिव्या नेगी जी ने। पूजा बिष्ट कोई नाम नहीं है दोस्तों, तो आरुषि निशंक जी को ही फ्रेश फेस ऑफ बॉलीवुड अवार्ड मिला था दोस्तों। और ये कौन है दोस्तों, रमेश पोखरियाल निशंक जी की बेटी हैं, कौन, आरुषि निशंक जी, तो इन्हीं को ये अवार्ड मिला था। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। छठवां प्रश्न है यहाँ पर, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच चलती है। पहला है काठगोदाम और देहरादून के बीच, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों काठगोदाम दिल्ली, तीसरा है देहरादून दिल्ली और चौथा है कोटद्वार दिल्ली। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये देहरादून और दिल्ली के बीच चली थी दोस्तों, और नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया था दोस्तों। तो आपको अच्छे से याद रख लेना है ये। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है यहाँ पर, राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का शुभारंभ कहाँ किया गया। पहला है द दून स्कूल, दूसरा है दून विश्वविद्यालय, तीसरा है FRI और चौथा है भारतीय वन्यजीव संस्थान। तो कहाँ की गई दोस्तों इसकी शुरुआत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दून विश्वविद्यालय में दोस्तों। अब इनको देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देना ही इसका मुख्य कार्य है दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। दून स्कूल देख लेते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1935 में। वो किसने करी थी दोस्तों, सतीश रंजन दास ने, सतीश रंजन दास ने करी थी दोस्तों इसकी स्थापना 1935 में। और दून जो दून इंटरनेशनल स्कूल है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी हुई थी दोस्तों 2004 में। तो ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों आपको एक भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। आप कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं देते हो प्रश्न का, तो आपको जरूर देना है। और FRI की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, ये हुई थी 1906 में। तो ये भी आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आठवें प्रश्न की ओर। BRO के पहले कैफे का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो BRO किसको कहते हैं दोस्तों, तो जो सीमा सड़क संगठन है दोस्तों भारत का,
इसके 64वें स्थापना दिवस पर दोस्तों पहले कैफे का वर्चुअली उद्घाटन किया गया। और कहाँ किया गया दोस्तों? तो ये किया गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, पांडुकेश्वर में। अब बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर 9वें प्रश्न की ओर। माणा गांव को अब देश का पहला गांव घोषित किया गया है। माणा गांव की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? पहला ऑप्शन है 3120 मीटर, दूसरा है 3219 मीटर, चौथा है यहाँ पर 3350 मीटर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है आपको कि जो माणा गांव है वो पहले अंतिम गांव था दोस्तों, जिसको पहला गांव घोषित किया गया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा। तो अगर इतना प्रश्न बन गया दोस्तों तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा दोस्तों। अगर डीपली चले गया यहाँ पर एग्जामिनर तो वो क्या पूछेगा यहाँ पर? समुद्र तल से ऊंचाई। तो आपको समुद्र तल से ऊंचाई याद रखनी है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 3219 मीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई हो जाएगी समुद्र तल से। तो आपको ये अच्छे से याद रख लेना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। गंगा समग्र अविरल गंगा निर्मल गंगा कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? पहला है 15 मार्च 2023, दूसरा है यहाँ पर 16 मार्च 2023, तीसरा है 16 अप्रैल 2023 और चौथा है 20 अप्रैल 2023। तो इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों आपको कि इसका शुभारंभ कब किया गया है और कहाँ किया गया है, मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। तो कहाँ से किया गया है इसका उद्घाटन? 16 अप्रैल 2023 को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो जल स्रोतों का संरक्षण ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आपको ये भी याद रख लेना है, जल संरक्षण। तो ये भी आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों यहां पर अगले प्रश्न की ओर। ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत कहां से की गई? पहला है देहरादून, दूसरा है चमोली, तीसरा है काशीपुर, चौथा है मुंशियारी। तो कहां से की गई दोस्तों इसकी शुरुआत? एक सेकंड जूम आउट कर लेते हैं इसको। देहरादून तो मैंने आपको बता दिया है ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए देहरादून ही हो जाएगा दोस्तों। और देहरादून में कब किया गया दोस्तों? इस कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो 13 अप्रैल 2023 दोस्तों, 13 अप्रैल 2023 से इसकी शुरुआत की गई। और कहां से की गई दोस्तों? तो ये भी देख लेते हैं। तो सर्वे इंडिया, जो सर्वे ऑफ इंडिया है दोस्तों देहरादून में, सर्वे ऑफ इंडिया, तो इसके ऑडिटोरियम से ही की गई दोस्तों। ऑडिटोरियम से इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों। आपको डेट भी मैंने बता दी है कब की गई दोस्तों, 13 अप्रैल 2023 को। और सर्वे ऑफ इंडिया ऑडिटोरियम से इसकी शुरुआत की गई थी। आपको ये याद रखना है दोस्तों। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? उद्देश्य भी देख लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो विभिन्न संक्रामक रोगों, पशुओं में जो संक्रामक रोग पाए जाते हैं उसे निजात पाने के लिए ही इसकी शुरुआत की गई दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों 12वें प्रश्न की ओर। प्रदेश का पहला हेल्थ एटीएम कहां खोला गया? पहला है झाझरा, दूसरा है सचिवालय भवन, तीसरा है वाडिया इंस्टीट्यूट, चौथा है सर्वे ऑफ इंडिया भवन। तो कहां से किया गया, कहां खोला गया दोस्तों प्रदेश का पहला हेल्थ एटीएम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो सचिवालय भवन है दोस्तों वहीं पर पहला हेल्थ एटीएम खोला गया था। तो दोस्तों आपको अच्छे से याद रख लेना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों 13वें प्रश्न की ओर। 2020-21 के लिए उत्तराखंड देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार से किसे नवाजा गया? पहला है लक्ष्य सेन, दूसरा है चंदन सिंह, तीसरा है कमलेश कुमार तिवारी और चौथा है सुरेश चंद्र पांडे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो चंदन सिंह जी हैं उनको ही देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार 2020-21 से नवाजा गया। और लक्ष्य सेन को देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर, जो जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाया था दोस्तों। लक्ष्य सेन अल्मोड़ा निवासी हैं जो। तो इनको देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार कब मिला दोस्तों? तो ये 2019-20 के लिए मिला था दोस्तों इनको, और इनको 20-21 के लिए मिला था। आपको अच्छे से याद रख लेना है दोस्तों। इनको मिला था 19-20 के लिए और इनको मिला था 20-21 के लिए। और कमलेश कुमार तिवारी जी को क्या मिला था दोस्तों, ये भी देख लेते हैं। तो कमलेश कुमार तिवारी जी को देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था दोस्तों। कब के लिए मिला था? 2020-21 के लिए। तो ये मिला था इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020-21 के लिए किसको मिला था? तो ये मिला था कमलेश कुमार तिवारी को। इनका संबंध किससे है? ये दोस्तों ये तवाई क्वांडो एक खेल होता है दोस्तों, तवाई क्वांडो प्रशिक्षक है दोस्तों। ये आपको ये भी याद रखना है। और दोस्तों अगर नया आ जाएगा कि 2021-22 के लिए किसे मिला था? 2021-22 के लिए किसको मिला था दोस्तों? तो ये मिला था संदीप कुमार डुकलान को। संदीप
कुमार, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर, डुकलान को मिला था द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है, संदीप कुमार डुगलान जी को मिला था 2021 और 22 के लिए, और कमलेश कुमार तिवारी जी को मिला था 20 और 21 के लिए। तो दोस्तों आपको अच्छे से याद रख लेना है। अब देख लेते हैं दोस्तों सुरेश चंद्र पांडे जी को, तो इनको क्या मिला था दोस्तों, इनको मिला था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021-22 के लिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था दोस्तों, कब के लिए, तो इनको मिला था दोस्तों 2021-22 के लिए। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों 14वें प्रश्न की ओर। आबकारी नीति 2023-24 के तहत सरकार ने डिपार्टमेंटल स्टोर के लाइसेंस का शुल्क मैदानी जिलों में कितना कर दिया है? पहला है 15 लाख, दूसरा है 8 लाख, तीसरा है 10 लाख, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है आपको। तो दोस्तों आपको प्रश्न में ही इतने आंसर मिल गए यहाँ पे। 2023 में नई आबकारी नीति आई थी दोस्तों, तो इसके लिए शुल्क मैदानों में कितना शुल्क रखा गया है दोस्तों, तो ये 8 लाख से बढ़ाकर अब 15 लाख कर दिया गया है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। में कितना है, तो पहाड़ों में है दोस्तों 8 लाख रुपए, ये आपको याद रखना है। पहाड़ों में 8 लाख रुपए और शहरों में हो गया दोस्तों 15 लाख रुपए है। तो दोस्तों आपको दोनों याद रखने हैं, शहरों में हो गया 15 और पहाड़ों में हो गया 8 लाख रुपए। दोस्तों ऐसे ही आंकड़ों से प्रश्न पूछ लेता है आयोग कभी कभी, तो आपको ये आंकड़े बिल्कुल याद रखने हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर 15वें प्रश्न की ओर। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ होगा? पहला ऑप्शन है यूपी, दूसरा है यहाँ पर उत्तराखंड, तीसरा है गोवा, चौथा है महाराष्ट्र। तो कहाँ होंगे दोस्तों जो 38वें राष्ट्रीय खेल होंगे? तो 37वें देख लेते हैं, ये हुए थे गोवा में। 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए थे? गोवा में। और उससे पहले वाले कहाँ हुए थे दोस्तों? ये हुए थे एमपी में। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। और 38वें होंगे अपने प्यारे उत्तराखंड में। तो 38वें राष्ट्रीय खेल को मंजूरी दे दी गई है दोस्तों, और ये जल्द ही आयोजन होगा यहाँ पर 38वें राष्ट्रीय खेल का 2024 में ही। तो कहाँ कब होगा दोस्तों? 2024 में, इसी साल होगा दोस्तों। तो आपको ये अच्छे से याद रख लेना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर 16वें प्रश्न की ओर। इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र की जारी भूस्खलन मानचित्र रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के कौन से 2 जिले भूस्खलन से सर्वाधिक प्रभावित हैं? पहला ऑप्शन है चमोली उत्तरकाशी, दूसरा है टिहरी रुद्रप्रयाग, तीसरा है नैनीताल उधमसिंह नगर, चौथा है यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसको जूम आउट कर लेते हैं, एक सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो टिहरी और रुद्रप्रयाग को ही सर्वाधिक संवेदनशील बताया गया है दोस्तों भूस्खलन के लिए। संवेदनशील किसको? टिहरी और रुद्रप्रयाग को। तो इसमें 2 ही जिले हैं दोस्तों उत्तराखंड के। और दोस्तों अगर ऐसा प्रश्न बन गया दोस्तों कि सर्वाधिक भूस्खलन कौन से हिमालय में होते हैं, सर्वाधिक भूस्खलन के लिए कौन सा हिमालय है दोस्तों, तो वो है दोस्तों वाह्य हिमालय। और वाह्य हिमालय किसको कहते हैं दोस्तों? तो ये कहते हैं शिवालिक हिमालय को ही वाह्य हिमालय कहते हैं। वो सर्वाधिक भूस्खलन भी यही होते हैं दोस्तों। तो आपको अच्छे से याद रख लेना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर 17वें प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन 1 से 7 मार्च को ऋषिकेश में किया गया। इसकी थीम क्या है दोस्तों? तो आपको प्रश्न में ही 2 आंसर मिल गए हैं दोस्तों पहले ही। एक तो 1 से 7 मार्च को हुआ था दोस्तों 2023 में, और एक आपको ऋषिकेश मिल गया। तो 2 आंसर आपको प्रश्न में ही मिल गए हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों, एग्जामिनर ऐसी अगर डीप जाता है तो ऐसी प्रश्न फंसाता है कि थीम क्या है इसकी, किससे संबंधित है दोस्तों। तो आपको ये सारे फैक्ट याद रखने हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम, तो दोस्तों ये G20 की थीम थी दोस्तों। और वसुधैव कुटुंब के लिए योग, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और करो योग रहो निरोग, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर 18वें प्रश्न की ओर। स्वच्छ सुजल शक्ति 2023 सम्मान किन 2 महिलाओं को प्रदान किया गया? पहला है पूजा नेगी निकिता चौहान, दूसरा है बसंती बिष्ट माधुरी बर्थवाल, तीसरा है यहाँ पर कविता देवी और निकिता चौहान, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो कविता देवी और निकिता चौहान जी हैं दोस्तों, कविता देवी कहाँ की है दोस्तों? तो ये है बागेश्वर जनपद की। निकिता चौहान कहाँ की हैं? तो ये है दोस्तों जौनसार क्षेत्र की। प्रधान है दोस्तों दोनों ये अपने ग्राम सभा की, और इनको स्वच्छ सुजल शक्ति 2023 सम्मान मिला था। तो दोस्तों आपको अच्छे से याद रख लेना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों 19वें प्रश्न की ओर। मुख्यमंत्री उत्थान और ज्ञान कोष योजना की घोषणा कब की गई? पहला ऑप्शन है 20 जनवरी 2023, दूसरा है 20 फरवरी 2023, तीसरा है 21 जनवरी 2024 और चौथा है 20 अप्रैल 2024। तो कब की गई थी दोस्तों इसकी शुरुआत? देख लेते हैं इसको। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 20 फरवरी 2023 को ही इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों। और इससे जुड़े अन्य तथ्य देख लेते हैं दोस्तों।
जो मुख्यमंत्री उत्थान योजना है इसके तहत क्या है दोस्तों, IAS IPS जो दोस्तों सिविल सेवाएं हैं भारत में, और PCS वगैरह, तो दोस्तों इन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। तो दोस्तों यही इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, जो मुख्यमंत्री उत्थान योजना है। और दोस्तों दूसरी है यहाँ पर ज्ञान कोश योजना, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो दोस्तों ज्ञान कोश योजना के तहत दोस्तों हर जिले में समृद्ध पुस्तकालय की स्थापना करना है दोस्तों। तो हर जिले में पुस्तकालय की स्थापना करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों, जो ज्ञान कोश योजना है। और मुख्यमंत्री उत्थान योजना मैंने बता दिया है आपको, IAS IPS और PCS जैसे एग्जामों के लिए कोचिंग की व्यवस्था करना ही इन योजनाओं का संबंध है दोस्तों। तो आपको अच्छे से याद रख लेना है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि अंतिम प्रश्न है आज का, 20वां प्रश्न। संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक जिसका आयोजन पिथौरागढ़ में किया गया, इसमें भारतीय सेना की किस बटालियन ने भाग लिया था दोस्तों। तो ये आपको बताना है। कहते हैं कि दस्तलिक जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो किन दो देशों के बीच होता है दोस्तों, तो ये होता है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, उज्बेकिस्तान के बीच होता है दोस्तों। और अब देख लेते हैं आंसर की ओर, तो ये दोस्तों कुमाऊं हो जाएगा यहाँ पर, कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो गढ़वाल रेजिमेंट ने ही इसमें भाग लिया था दोस्तों। तो आपको अच्छे से याद रख लेना है। और कहाँ होता है दोस्तों, ये होता है पिथौरागढ़ में। तो आपको सारे फैक्ट याद रखने हैं, जितने भी मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं दोस्तों। एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, थोड़ा इधर उधर से रिलेट करके चलना होगा आपको। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, और एक वीडियो और आएगी दोस्तों अभी करंट अफेयर्स की, जब तक आपका आबकारी का एग्जाम होता है, तो तब तक के लिए एक वीडियो और आएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।